Hello students, today we have to discuss NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग RTE यानी राइट टू एजुकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि NEP क्या है, इसको समझते हैं। तो NEP फुल फॉर्म तो हम लोग जान चुके हैं कि NEP का जो फुल फॉर्म है हमारा क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति। और ये बात कब की हो रही है? 2020 की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। हम लोग देखेंगे कि नई शिक्षा नीति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए, कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जाती है तो उसका कोई न कोई पर्पज होता है। विदाउट पर्पज कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। तो कोई भी पॉलिसी होगी उसका कोई न कोई पर्पज होगा, कोई न कोई उसका उद्देश्य होगा, और लंबे उद्देश्य होते हैं। तो इसलिए इस तरह की, जैसे हम लोग देखते हैं कि 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट बनाती है, पंचवर्षीय योजना बनाती है। तो पंचवर्षीय योजना बनाने में भी गवर्नमेंट ये देखती है कि इस समय कौन सा टारगेट हमने अचीव कर लिया है और कौन सा टारगेट हमें अचीव करना है। तो जो टारगेट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें अचीव करना होता है, तो उस टारगेट को हम अगला पंचवर्षीय योजना का, अगला 5 ईयर प्लान का हम अपनी थीम बना लेते हैं, अपनी हम नीति बना लेते हैं कि इस पर बेस्ड ये वर्क करेगी। तो इसी तरह से एजुकेशन के फील्ड में हमेशा कोई न कोई सुधार होता रहा है। इतिहास से लेकर के तमाम कमेटी बनाई गई, चाहे वो हंटर कमेटी हो, सडलर आयोग हो, इस तरह से बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं, बहुत सारे ऐसे अधिनियम हैं जो समय समय पर एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई न कोई सुधार करते चले आ रहे हैं। इस समय 2020 से किस प्रकार की शिक्षा की नीति की आवश्यकता पड़ी, किस प्रकार की एजुकेशन की आवश्यकता पड़ी, क्या क्या चेंजेज होंगे और क्यों इनके चेंजेज हुए, इनके क्या एस्पेक्ट्स हैं, ये सब सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सब लोग कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हैं, और जिस टॉपिक से हम लोग जुड़े हैं वो टॉपिक ही हम नहीं जानते हैं कि क्या है, क्या सुधार करने को सकता है, तो समझ नहीं पाएंगे। देखिए, लिखा है द NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम by 240 यानी 2040 with equitable access to the highest quality education for all learners। हम जानते हैं कि आज के दौर में हम देखते हैं कि एजुकेशन का जो दौर है, शिक्षा है, वो सबको प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। रीजन कुछ भी हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी ना हो जिसकी वजह से ना मिल पा रहे हो, या इंस्टीट्यूशंस की एक्सेसिबिलिटी की समस्या हो, या टीचिंग स्टाफ की प्रॉब्लम हो, या लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जागरूकता का अभाव हो। इसके कारण एजुकेशन के फील्ड में उतना सबके लिए, तो इसलिए अब टारगेट रखा गया है कि हम लोग, अब नई एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट रखा गया है कि क्या करना है कि 2040 तक बराबर पहुंच के साथ क्या, कहां तक पहुंच? टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन, यानी हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन किसके लिए? फॉर ऑल लर्नर्स, सभी शिक्षार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए 2040 तक ये टारगेट रखा गया है कि कोई बच्चा, कोई लर्नर्स, कोई शिक्षार्थी, कोई स्टूडेंट्स ये न कहने पाए कि हम तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़, ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ, या ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, या ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस।
तो ये सब सारी चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। आगे लिखा है कि न्यू पॉलिसी एम्स, उसका उद्देश्य है टू क्रिएट अ सॉलिड फाउंडेशन, हमें एक मजबूत नींव प्रदान करना है। हमें सॉलिड फाउंडेशन किसके लिए? फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग देयर अर्ली डेवलपमेंट बाई, यानी उनकी शुरुआती दौर में। कहाँ पर क्या कह रहा है कि NEP aims to create a solid foundation for children during their early development by establishing a national mission on foundational literacy and numeracy। क्या होता है कि बच्चा कोरा कागज होता है, बच्चे के माइंड में कुछ भी नहीं होता है। जैसा बोर्ड पर हम लोग लिख देते हैं, जैसा कागज पर लिख दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्लान चलाए हैं कि बच्चे के इनिशियल स्टेज में, बच्चे के जीवन के शुरुआती दौर में बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि बच्चा, जैसे हम देखते हैं एक मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। वो मिड डे मील सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया गया क्योंकि जो हमारे देश का संसाधन है, जो मानव संसाधन है, संसाधन हम सब लोग जानते हैं रिसोर्सेज हैं। अगर हम संसाधन की बात करें तो संसाधन होता क्या है कि ऐसी कोई भी धरोहर जिसका हम भविष्य में उपयोग कर सकें, वो सब हमारे लिए संसाधन है, वो सब हमारे रिसोर्सेज हैं। तो अब ये है कि आज का स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लड़का हो अथवा लड़की, कोई भी स्टूडेंट जो आज हमारे सामने एक हमारी एक जिम्मेदारी है, ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारा रिसोर्स है। कल इन्हीं में से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IAS ऑफिसर बन करके देश की सेवा करेगा। तो इस कंडीशन में देश की सेवा करने के लिए, ये जब देश की सेवा करेगा, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर हम शुरुआती दौर में ही उन बच्चों को वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें जो वास्तव में, जिसके अभाव में बच्चे आगे नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो सब सारी फैसिलिटी शुरुआत से देखी जाएगी, जिससे अर्ली चाइल्ड में, क्योंकि शुरुआत का ही जो विकास है, शुरुआती यानी इनिशियल डेवलपमेंट अगर बच्चे का रुक जाता है तो चारों तरफ से हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए इनिशियल स्टेज पर, अर्ली एज पर ही लिखा है कि अर्ली डेवलपमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल मिशन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इस आयोग की स्थापना करके क्या करेगा सरकार, शुरुआती दौर में उन्हें एक मजबूत विकास की ओर लेकर जाने का प्रयास कर रही है। अगला कह रहा है एट लीस्ट टीचिंग अप टू ग्रेड 5th टू बी इन द मदर टंग। इसके अपने कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि हम जानते हैं कि कह रहा है कि एट लीस्ट टीचिंग अप टू ग्रेड 5th टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, यानी क्लास 5th तक हमें उसकी मात्र रीजनल जो लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा में उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। जिस चाहे उसे मदर टंग कहें, मातृभाषा कहें, या रीजनल लैंग्वेज कहें यानी क्षेत्रीय भाषा कहें। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, बच्चों को लेकर के, जब कभी हम स्टूडेंट्स को लेकर के कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कोई नियम और कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए किसी तरह का अगर बाय द वे बच्चे का मन नहीं है और उस पर ज़बरदस्ती हम नई नई चीज़ों को थोपेंगे, तो कुछ बच्चे सीखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चाह करके हम लोग सिखा नहीं सकते। इसलिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि किसी भी बच्चे पर नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन ए स्टूडेंट, यानी कोई भी भाषा उस पर थोपी नहीं जाएगी। अपनी इच्छा से जो वो करना चाहे वो कर सकती है। फिर आगे लिखा है असेसमेंट रिफॉर्म्स विद द 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी पूरा 360 डिग्री, यानी हमेशा टोटल, है ना, टोटल डिग्री यानी टोटल, कहीं पर छूटना। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद द 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा
कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा है। नेशनल असेसमेंट सेंटर्स यानी राष्ट्रीय जो है अवलोकन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर एक राष्ट्रीय, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय अवलोकन केंद्र, राष्ट्रीय अवलोकन केंद्र जिसका नाम क्या है, पारख, हैज बीन क्रिएटेड टू असेस द स्टूडेंट्स, यानी एक जो है केंद्र बनाया गया है जो बच्चों की पहुंच में हो, बच्चों की जानकारी देखे, बच्चों की समस्याएं देखे, इन समस्याओं का समाधान करे। फिर क्या है, सुधार करते हुए इसी में हमारे यहाँ क्या लागू किया गया है कि द राइट ऑफ द चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट was proposed on 4th अगस्त 2009। कई बार हमने देखा है कि इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार, कभी चाहे बीएड का एग्जाम हो, चाहे टीईटी का एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम में हम देखते हैं कि इसकी डेट पूछी जाती है और दो तरह से डेट पूछी जाती है। एक तो डेट ये पूछी जाती है कि ये कब प्रपोज किया गया, कब लाया गया। दो अलग अलग डेटें हैं, कब लाया गया और कब लागू किया गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रपोज ऑफ दिस एक्ट, तो डेट हमारी क्या होगी, 4 अगस्त 2009, यानी सबसे पहले कब प्रपोज किया गया, 4 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009 में। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010, यानी अगर प्रभाव में लाया गया, सबसे पहले शुरुआत कब किया गया, लॉन्च कब किया गया, 4 अगस्त 2009 में, और प्रभाव में लाया गया 1 अप्रैल 2010 में। एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, छोड़कर किसको, ये बात कहाँ लागू नहीं है, जम्मू और कश्मीर में, इनको छोड़ करके बाकी जगह ये राइट टू एजुकेशन हर जगह लागू है। राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। यानी इसका मतलब क्या होता है, किसी भी बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार होगा। अगर बाय द वे कोई भी व्यक्ति शिक्षा, अगर किसी भी कारण से बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है और जो व्यक्ति उसका दोषी हो, उसके खिलाफ वो एफआईआर कर सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। यानी इवन देन घर का गार्जियन भी अब बच्चे को पढ़ने से मना नहीं कर सकता है, और फ्री टू एजुकेशन के तहत ही किसी भी इंस्टीट्यूशन में बदलाव किया गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा तो उस इंस्टीट्यूशन भी अपने यहाँ 25% रिजर्वेशन बच्चों के एडमिशन के लिए रखता है। तो इसलिए आगे पॉइंट लिखा है कि इट लेज एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज, यानी ये जो शिक्षा नीति है, जो पॉलिसी है, यह शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में, शैक्षिक यानी ये किस पर फोकस करती है, शैक्षिक और सह शैक्षिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों पर फोकस करती है ये एरिया। तो शैक्षिक क्षेत्रों में, सह शैक्षिक क्षेत्रों में ये फोकस करती है। अब क्या करेंगे कि
पहले तो हमें समझ होनी चाहिए कि स्कॉलेस्टिक एंड को स्कॉलेस्टिक एरिया है क्या। शिक्षा से जुड़े हुए साथ साथ कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, टोटल विकास चाहते हैं, तो वह विकास केवल किताबों से संभव नहीं है। यानी उस बच्चे का विकास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो भी आपको करानी हैं। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कराने का मतलब ये है कि बच्चे को खेल कूद में पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। बच्चा खेल कूद करेगा, सोशल में पार्टिसिपेशन करेगा, प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेगा, बुक्स के साथ साथ बाकी अन्य चीज़ें भी चाहिए होगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, इट लेज एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द बोथ स्कॉलेस्टिक एंड स्कॉलेस्टिक एरियाज, इन दोनों एरियाज में जोर डालता है। फिर कह रहा है RTE एक्ट प्रोहिबिट्स, जो राइट टू एजुकेशन है, यही जो RTE लिखा हुआ है ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, राइट टू एजुकेशन। RTE एक्ट प्रोहिबिट्स, मना करता है फिजिकल पनिशमेंट, ध्यान रखना है, किसी भी तरह के शारीरिक दंड को निषेध करता है। यानी कि अब कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकता है। एंड मेंटल हैरेसमेंट, और कोई मेंटल हैरेसमेंट भी नहीं कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, किस पर आधारित, बेस्ड ऑन जेंडर, यानी जेंडर के आधार पर कोई ये भेदभाव नहीं कर सकता है किसी भी, बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, क्लास, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, रिलीजन, धर्म के आधार पर। यानी इसका मतलब है कि शारीरिक दंड मना है। उसके बाद में मानसिक प्रताड़ना, मानसिक प्रताड़ना भी मना है। इसके अलावा लिंग, जाति अथवा वर्ग के आधार पर, वर्ग ऑब्लिक धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इतनी इतनी चीज़ों पर अगर कहीं धोखे से भी जरा सा भी भेदभाव हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिर आगे लिख रहा है इसमें, द एक्ट हैज मैंडेटेड द कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ध्यान रखना है, CCE का फुल फॉर्म पूछा जाता है, CCE, तो इसका मतलब ध्यान रखना है, इसका जो फुल फॉर्म है बोर्ड पर ही लिखा है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन। continuous comprehensive evaluation method to ensure grade appropriate learning outcomes। इसका मतलब है ये कि evaluation method to ensure grade appropriate learning outcomes, यानी ध्यान रखना है ये तरीका अपनाया जाएगा कि ग्रेड प्रदान किया जाएगा, जो किसी बच्चे को नंबर नहीं दिए जाएंगे, ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा कि कितने, कौन सा ग्रेड आपको मिला है, कौन सा ग्रेड नहीं मिला है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए, RTE एक्ट मैंडेट्स ऑल द प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व राइट टू एजुकेशन। अभी हमने बताया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं
जितने भी निजी संस्थान हैं, सारे निजी संस्थानों में रिजर्व करने के लिए कितना 25% ऑफ द सीट्स फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द सोशल डिसएडवांटेज्ड एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। कोई भी विद्यालय हो, गवर्नमेंट हो या निजी, जितने निजी विद्यालय हैं, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ये मना नहीं कर सकता है कि हम उसको किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना करेंगे यदि 25% सीटें उनको रिजर्व रखनी पड़ेंगी। कैसे लोगों के लिए? जो इकोनॉमिक किसी तरह से सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। तो इकोनॉमिकली अगर वो वीकर सेक्शन से हैं, अगर कमज़ोर क्षेत्र से हैं, तो भी उनके लिए हमें सीट रिजर्व करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान में मेंशन है कि सबको इक्वलिटी की बात की गई है। तो बराबरी लाएंगे तो कैसे? इसी की आगे की हम बात करें, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन एज एन अप्रोच सीक्स टू एड्रेस द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। क्या इंक्लूसिव समावेशी जो है एजुकेशन शिक्षा की बात की जा रही है? एक बार इसको पढ़िए और बताइए कि क्या इसमें आप समझ पा रहे हैं। एक मिनट का टाइम है, आप पढ़ें और बताएं, इसका जवाब दें कि क्या है ये इंक्लूसिव। कोई भी व्यक्ति अगर बताना चाहे तो बता सकता है। होता क्या है इंक्लूसिव? समावेश। समावेश मतलब सबको मिलाते हुए, सबको मिलाते हुए, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा की बात पहले की ही गई है और इसी में कह दिया गया है कि इंक्लूसिव कह रहा है रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज फंडामेंटल राइट। यानी एक जो सारे बच्चों का ये क्या होगा, मूल अधिकार होगा। कोई वर्ड अगर इसमें जो है मूल अधिकार अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार किसे कहते हैं। मूल अधिकार किसे कहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा कि मूल अधिकार क्यों होता है। जैसे रिकॉग्नाइजिंग एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज अ फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार इसलिए होता है, हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों को जन्म से ही कुछ अधिकार मिले हुए हैं, नैसर्गिक हैं। कैसे हैं? नैसर्गिक हैं, यानी वो जन्मजात है। अगर आपने जन्म ले लिया तो वो आपको अधिकार मिल गया है। तो मूल अधिकार का मतलब ये हुआ कि आपको जन्म से मिले हुए हैं और जन्म से मिले होने के नाते ये आपके अधिकार कोई छीन नहीं सकता, और इन केस कोई भी व्यक्ति ये आपके अधिकार को छीनता है तो तत्काल आप कोर्ट से, न्यायालय से आप राहत ले लेंगे, यानी तत्काल सरकार, तत्काल कोर्ट आपको राहत प्रदान करेगी। टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद द डिसेबिलिटीज इन ऑल अवेलेबल मेन स्ट्रीम्स एजुकेशनल सेटिंग। क्या करना है कि इस चीज का विश्वास दिलाना है, इस चीज की कोशिश करना है क्या कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, जो कोई भी युवा ऐसा ना हो जिसमें कोई भी डिसेबिलिटीज हो और उसको मुख्य धारा में जोड़ा ना गया हो। यानी जो दबे कुचले, यानी जो आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी तरह से वो सक्षम नहीं है, अगर वो अक्षम लोग हैं और हमारी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। मुख्य धारा जो विकास की एक धारा चल रही है, जिसमें प्रयास चल रहा है कि सारे बच्चों को अच्छी जगह पहुंचाया जाए, तो वो हिस्सा, वो सारे बच्चे भी जो किसी न किसी एबिलिटीज से
हैं उन बच्चों को भी मुख्य धारा में लाया जाएगा। कह रहा है to promote an understanding of the paradigm shift from the charity to development through a massive awareness, motivation and sensitization campaign। समझना ये पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर बाय द वे कहीं से भी क्या करना है, प्रमोट करना है, एन अंडरस्टैंडिंग जो है एक समझ विकसित करना है, समझ विकसित करना है। और कैसी समझ, किससे ये रिलेटेड समझ होनी चाहिए? पैराडिग्म से। पैराडिग्म का मतलब होता है किसी न किसी प्रतिमान से, परिप्रेक्ष्य में, मिसाल के रूप में, उदाहरण के रूप में, नमूना। शिफ्ट फ्रॉम चैरिटी टू डेवलपमेंट थ्रू अ मैसिव अवेयरनेस, मोटिवेशन एंड जो है सेंसिटाइजेशन। इसका मतलब है अभी कैंपेन, लोगों को अभियान चला करके। कैंपेन का मतलब क्या है? अभियान चलाकर, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, चैरिटी हो, ट्रस्ट के थ्रू जागरूकता फैला करके, हर व्यक्ति को जागरूक करके, प्रेरित करके, उसे प्रेरित करके लाना है। क्योंकि हम जानते हैं आज भी डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है। डिजिटल डिवाइड होता क्या है कि देश के कुछ चुनिंदा शहरों तक, बड़ी बड़ी कैपिटल्स तक हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन हम सब जानते हैं भारत तो गांव का देश है। तो भारत गांव का देश है, इसलिए एक तरफ जहां हम लोग 5G की बात करते हैं, 5G के डेटा की बात करते हैं, 5G डेटा हम उसका प्रॉफिट भी उठाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं, तमाम टेक्नोलॉजी भी हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। हम लोग चंद्रमा तक भी जा रहे हैं। इसके अगेंस्ट हम अभी बहुत सारे ऐसे दूरस्थ, रिमोटेस्ट जो एरियाज़ हैं हमारे देश के, वहाँ पर अभी हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड ना हो पाया हो सकता है उतनी लाइट की अवेलेबिलिटी ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो ऐसे क्षेत्र जो बिल्कुल इनके बारे में जागरूक नहीं है, तो जगह जगह जा करके लोगों में ट्रस्ट के थ्रू, ट्रस्ट के लोगों को भेज करके, लोगों को प्रेरित करके, अभियान चला करके, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं, हमें प्रेरणा क्या मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। बढ़ने के लिए कोई न कोई प्रेरणा चाहिए। तो इसलिए ये भी हमारे उसका हिस्सा है, एक गोल का हिस्सा है। अगली एजुकेशन की बात कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द कलेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ डेटा। ये ICT इन एजुकेशन फील्ड में लागू करने की बात की जा रही है। कह रहे हैं कि ICT इन एजुकेशन, इसका मतलब है कि ICT आपके एजुकेशन में लागू की जाएगी, इसकी भी बात की जा रही है। इसी में आपका आगे दिया है कि दिया होगा कि एक्चुअल में ये ICT है क्या, समझना होगा। ICT जाहिर सी बात है ये अभी जैसे ये तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में लिख दिया है ICT। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछे, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसे क्या करें कि इसका फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो फुल फॉर्म इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी। Information refers to the collection and exchange of data. If any information system, इसका मतलब फुल फॉर्म पढ़ने के बाद हमें क्या देखना होगा कि लिखा है कि if any information system the input is called data and output is called information। यानी क्या होगा, इंफॉर्मेशन इसमें लागू किया जाएगा एजुकेशन में। क्या है कि किसी सिस्टम में अगर जब हम उसको इनपुट करते हैं तो इनपुट करने में वो क्या कहलाता है हमारा, ये इनपुट क्या कहलाता है, ये हमारा एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम द इनपुट इज कॉल्ड डेटा। क्या कहलाता है, अगर इनपुट करेंगे तो डेटा, और इनमें से जो आउटपुट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। तो आउटपुट जो है वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। व्हेन साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज यूज्ड इन डेली वर्क इट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आईसीटी को प्रमोट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आईसीटी को प्रमोट करने की आवश्यकता सिर्फ इस बात को लेकर के पड़ी क्योंकि अगर आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लागू की जाएगी तो आप इमेजिन करिए कि हम कितना पीछे रह जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी ही है जो बहुत सारी चीज़ों को संभव करके दिखाया है। एक दौर था जब हम लोगों के घरों में टेलीविज़न हुआ करता था और उस दौर में हमारे घरों में उतने अच्छे नेटवर्क नहीं आया करते थे। गांव में एक टेलीविज़न लगा हो तो एक व्यक्ति हमेशा छत पर ही एंटीना, टेलीविज़न एंटीने को सुधारता रहता था और जब तक वो एंटीना छोड़ करके नीचे आता था सारे चित्र भागना स्टार्ट कर देते थे। तो इसलिए, लेकिन आज हम उस दौर से में पहुंच गए हैं कि एंटीना की कोई ज़रूरत नहीं। विदाउट एंटीना भी आप घर में अपने टीवी पर, अपने मोबाइल फ़ोन में भी सारी इंफॉर्मेशंस को, सारी सूचनाओं को और सारे अपडेट्स को आप पा सकते हैं। तो ये आज जो कुछ हुआ है वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी का ही तो ज़माना है। इवन देन ये तो बहुत पुराना सुधार हो गया था। आज मॉडर्न एरा की हम बात करें तो यहाँ पर एआई चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है कि किसी भी तरह की जो चीज़ें हम सोच सकते हैं उस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। हम बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं, एक बार मोबाइल में अगर आप सर्च करते हो किसी भी तरह का ऐड, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर एक बार आप सर्च करते हो तो बार बार उसके कई बार जब आप मोबाइल खोलेंगे तो कई ऐसे ऐड हैं जो वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आएंगे। ये सब किसका कमाल है? ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई का कमाल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। तो इसलिए हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। आगे फिर कह रहा है कि साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, हमारे पास नॉलेज है, अगर वैज्ञानिक तरीके से जब इसे यूज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में तो इसीलिए इट इज कॉल्ड द टेक्नोलॉजी। यही क्या कहलाती है? एक तकनीक कहलाती है। अगला है, while education brings the desires change in the behavior of the child, technology provides the direction to bring the desired change in their behavior। एजुकेशन में किस किस तरह की बात कही जा रही है, किस तरह से हमारी शिक्षा की नीति कैसे होनी चाहिए, हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसमें ये कह रहा है कि वाइल एजुकेशन ब्रिंग्स द डिजायर्स चेंज, शिक्षा से हम क्या लोगों की इच्छा को चेंज कर सकते हैं इन द बिहेवियर, यानी व्यवहार में ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के व्यवहार को हम सुधार सकते हैं। वहीं टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द डायरेक्शन टू ब्रिंग द डिजायर चेंज इन देयर बिहेवियर। टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक दिशा देती है कि इच्छाओं को चेंज कैसे किया जाए। टेक्नोलॉजी हमें एक डायरेक्शन देती है। और फिर आगे कह रहा है कि इन the information technology is used to collect, secure, control, correct, calculate and transmit information।
ये हमें सिक्योर, कंट्रोल, करेक्ट, कैलकुलेट और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इंफॉर्मेशन से, टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारे बड़े बड़े काम आज आसान हो गए हैं, है ना। चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वो सिक्योरिटी की फील्ड हो, किसी फील्ड में भी, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, हर फील्ड में टेक्नोलॉजी ने अपना अहम रोल अदा किया है, बिल्कुल वाइटल रोल निभाया हुआ है। When teaching is done using digital technology, it is called digital pedagogy. When teaching is done using digital technology, it is called digital pedagogy. एक नया टर्म आ गया, दे दिया कि डिजिटल पैडागोजी, ये टर्म आपके सामने लिखा है। तो डिजिटल पैडागोजी क्या है? हम सब जानते हैं पैडागोजी का मतलब क्या होता है, वे ऑफ टीचिंग, यानी पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका। लेकिन इसी में हमने अगर डिजिटल का योग कर लिया तो वो क्या हो जाएगी, डिजिटल पैडागोजी कहलाएगी। यानी पढ़ाने का तरीका कैसा है, तकनीक पर आधारित है ना। जैसा कि हम लोग बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, शुरुआत में हम लोग चाक से पढ़ते थे, मार्कर से पढ़े, देन उसके बाद में आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, तो ये डिजिटल पैडागोजी हो गई। फिर कह रहे इट इज कॉल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी is a tool that is helpful to both the teachers and the children in the process of teaching. ऐसा नहीं है कि टीचिंग में टेक्नोलॉजी के द्वारा केवल बच्चे को ही हेल्प मिलती है, टीचर को भी हेल्प मिलती है, मदद मिलती है पढ़ाने में। चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों को मदद मिलती है पढ़ाने में। तो इसलिए फिर कह रहा है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन हैज बिकम इम्परेटिव. Digital technology is a skill and attitude that is related to effective use in the classroom and how and why to use it. जो टेक्नोलॉजी है ये स्कूल के लिए समझ लीजिए एक इम्परेटिव, एक जागरूक, एक अहम कड़ी के रूप में इसके लिए आई है। और ये करती क्या है, डिजिटल पेडागोजी इज स्किल एंड एटीट्यूड दैट इज रिलेटेड टू इफेक्टिव यूज द क्लासरूम. इससे क्लासरूम को और बेहतर तरीके से बनाया जाएगा, बच्चों को और इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले एक ज़माना था कि देखिए जब बच्चों को जब मिड डे मील नहीं होता था तो मिड डे मील सिर्फ इसीलिए लाया गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो जिनके देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल पढ़ने जाने से पहले उनके मदर फादर मजदूरी पर चले जाते हैं, काम करने के लिए चले जाते हैं। वो इतना शिक्षित भी नहीं है कि वो समझ सके कि अगर उनका बच्चा आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, खाना नहीं खाया है, भूखा है किसी तरह से, तो वो स्कूल कॉलेज जाएगा तो फिर क्या होगा कि वहाँ स्कूल में बैठेगा लेकिन उसे पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक पेट भरा नहीं होगा, जब तक पेट में कुछ नहीं होगा, तब तक आगे किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। इसलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप उठाया कि कम से कम इसके सहारे कोई भी बच्चा, ऐसा बच्चा जो क्लास में भूखा जाता था, जो घर से अगर भेज भी दिया गया तो बैठा तो रहता था लेकिन कुछ सीखता नहीं था, क्योंकि उसका सारा मन घर में बने भोजन में लगा रखा था। इन केस अगर भोजन बना होता तो ठीक है, ऐसा भी होता था कि बच्चों को भोजन प्रोवाइड भी नहीं किया जाता था, घर में बनता ही नहीं था। माँ बाप सुबह निकल गए काम करने के लिए, वो शाम को आए, तो ऐसी कंडीशन बच्चे के लिए भोजन कौन बनाएगा। तो फिर क्या है, बच्चा जब एक निश्चित समय तक बच्चे को भोजन नहीं मिलता है, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो शरीर के हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां दौड़ने लगती हैं, तमाम प्रकार की प्रोटीन टूटने लगती हैं। प्रोटीन है, अमीनो एसिड, जो भी साइंस की चीज़ें हैं, तो हम देखते हैं कि उससे हमारे हेल्थ खराब होगा। हेल्थ खराब होगा तो इसका मतलब हमारे देश का संसाधन खराब हो रहा है, और संसाधन खराब हो रहा है इसलिए देश पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, सारी चीज़ें अंतर संबंधित हैं आपस में। अगर एक कड़ी कोई गड़बड़ होती है
तो उसका इफेक्ट केवल उस व्यक्ति तक नहीं पड़ता बल्कि पूरे सांसारिक संरचना पर पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट हर फील्ड में जो फैसिलिटी हो सके वो आगे लागू करना चाह रही है, उसके नज़रिए को बदलना चाह रही है, क्लास को अट्रैक्टिव बनाना चाह रही है, क्लास को चाहे बच्चे चाहे मिड डे मील की तरफ से हो, चाहे नई नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, बच्चे को इतना जागरूक करना है कि दूसरी दुनिया से भी जोड़ दें। घर में बैठे बैठे आज डिजिटल बोर्ड का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, चाहे तो बैठे बैठे हम वर्ड की चीज़ों को इसी डिजिटल बोर्ड पर आपको ओपन करके दिखा सकते हैं। यानी आज ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही टेक्नोलॉजी में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है कि दुनिया एक गांव बन जाती है। एक गांव का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से एक गांव में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक आवाज़ लगाए तो पूरे गांव भर में लगभग आवाज़ पहुंच जाती है, अगर बहुत बड़ा गांव नहीं है। यानी सुबह कोई घटना घटी तो पूरे गांव भर में एक सूचना पहुंच जाती है। सेम उसी प्रकार से विश्व एक आज गांव बन गया है। गांव बन जाने का तात्पर्य सिर्फ इस बात से है कि अगर विश्व में कहीं पर घटना घटती है तो आज आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू, व्हाट्सएप, यूट्यूब के थ्रू पूरे विश्व की कोई भी घटना आपको विद इन द मिनट्स, कुछ ही मिनट के अंतर्गत आपको घर बैठे सूचना मिल जाती है। इसका मतलब जिस तरह से गांव में कोई घटना घटने पर पूरे गांव में सूचना होती थी, आज उसी तरह से पूरे विश्व में कोई घटना घटती है तो हम घर बैठे पता लगा लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया एक गांव हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है। ये सब कैसे संभव है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। पढ़ाते समय हम लोगों को क्या करना है? टीचिंग एड्स, इसमें कुछ न कुछ टीचिंग एड्स को लिखना है। अ टीचर यूजेज एड्स एंड मटेरियल्स टू मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव। तमाम चीज़ों को यूज किया जाता है। टीचर जब पढ़ाता है तो क्या करता है कि तमाम ऐसे एड्स, तमाम ऐसे मटेरियल्स को यूज किया जाता है कि बच्चा ठीक से पढ़ सके। इसको एक बार पढ़िए आप लोग, देखिए। देखिए, a teacher uses ads and material to make learning more effective. Good teaching learning material facilitates the teaching learning process. The selection of teaching aids depends on the objective of the teaching. सबसे अच्छी बात इसमें लिखी है क्या? गुड टीचिंग लिखा है, गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल फैसिलिटेट्स, क्या करता है? सरल या सुगम बना देना। तो इसका मतलब है ये कि जो मटेरियल टीचिंग लर्निंग है वो क्या करता है? सुगम या सरल बना देता है। तो इसमें क्या है कि फैसिलिटेट करता है, सुगम बनाता है, आसान करता है लर्निंग प्रोसेस। द सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग एड्स डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। यानी जो है टीचिंग क्या है? एड्स डिपेंड किस पे करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। विदाउट पर्पज की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। आगे तमाम प्रकार के एड्स होते हैं, जो टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स आसान बनाने के लिए। ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल है, बोर्ड है, चार्ट्स हैं, मैप है, पिक्चर्स है, फिल्म स्ट्रिप्स हैं, स्लाइड्स प्रोजेक्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। ये विजुअल एड्स में जिसको हम देख करके हम देखते हैं और उनको देख करके तमाम प्रकार का ऐड होता है। इसके बाद में ऑडियो एड्स, ऑडियो कैसेट्स, प्लेयर, रेडियो। हम ऑडियो के थ्रू, कैसेट्स के थ्रू, प्लेयर होगा या रेडियो है, इनके थ्रू हम लोग जो है और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इन चीज़ों को।
ऑडियो विजुअल एड्स में क्या क्या आएगा आपका? वीडियो कैसेट प्लेयर यानी वीसीपी, इसका मतलब हम फुल फॉर्म याद रखें। वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर यानी वीसीडी या वीसीपी, टेलीविज़न है, फिल्म प्रोजेक्टर है, ये सब ऑडियो विजुअल देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये सब सारे ऐसे प्रोसेसर हैं। इसके बाद लैंग्वेज लेबोरेटरी, इट इज़ अ प्लेस वेयर द लर्नर्स लिसन टू हेडफोन। आज आप हेडफोन लगा करके सुनते हैं, ये सब क्या होता है? ये भी लैंग्वेज लेबोरेटरी है। इट हेल्प्स द इन डेवलपिंग गुड स्पीच हैबिट। इससे क्या होता है? हम फुल कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि अच्छा श्रोता ही, जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमारे सीखने की जो शुरुआत होती है वो लिसनिंग से होती है। अगर हम सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम सुन रहे हैं तो सीख भी रहे हैं, और सुन नहीं रहे हैं तो सीख भी नहीं रहे हैं। फिर लर्नर्स कैन देमसेल्फ रिकॉर्ड देयर ओन वॉइस एंड लिसन। कई बार क्या है कि इसके थ्रू बच्चे अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हो आप? किसी, जैसे सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपका मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल्स में हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको लर्न करना है, लर्न करने वाली जो भी लर्निंग मटेरियल है, उस आपको लर्निंग मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं कि उसको रिकॉर्ड करके फ़ोन में पढ़ सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं फ़ोन में। और जब कहीं पर ऐसी जगह आप बैठे हैं जहाँ पर आप पढ़ नहीं सकते हैं, दूसरों की बात नहीं सुन सकते हैं, किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, किसी बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी ट्रेन में बैठे हैं, किसी बस में बैठे हैं, किसी ऐसे पब्लिक प्लेस पर हैं जहाँ पर पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप रिकॉर्डिंग की हुई अपनी चीज़ों को बार बार रिपीटिशन करके सुन सकते हैं। और जब कोई चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे आसानी से माइंड में चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लर्निंग मटेरियल्स में ये बेनिफिट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, सीसी एवोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 प्रपोज्ड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, यानी सतत और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। दैट incorporates both scholastic and non-scholastic aspects of the evaluation spread over the total span of the instructional time। जो भी टाइम, गिवन टाइम दिया गया है, इसमें लगातार परीक्षण करते रहना चाहिए। हालांकि ये हमारे टीचिंग के एस्पेक्ट्स हैं। Continuous and comprehensive evaluation is a developmental process of student that emphasizes two-fold objective। जो दो जो है मुख्य उद्देश्यों पर फोकस करता है। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कॉन्टिन्यूटी इन एवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ द बोर्ड बेस्ड लर्निंग एंड बिहेवियरलिस्टिक आउटकम्स ऑन द अदर। ये हमें फोकस करता है किस पे? उसके ऑब्जेक्टिव्स पर। कौन कौन? एक तो हमारा एवेल्युएशन होगा, असेसमेंट होगा, मूल्यांकन और अवलोकन होगा, और बोर्ड बेस्ड लर्निंग बिहेवियर, क्या क्या हमें मिल रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, ये भी सारी उससे जानकारी हो जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीसी, इसका सीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? टू हेल्प इन डेवलपिंग ऑन द थॉट, साइकोमोटर्स एंड इफेक्टिव स्किल्स। उसके जो न्यूरॉन्स हैं, मोटर्स हैं, इफेक्टिव उसकी स्किल्स हैं। टू ले एम्फेसिस ऑन द थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस मेमोराइजेशन, यानी रटने के बजाय हमें उससे थॉट प्रोसेस को बढ़ाती है। कोई चीज़ रटेंगे तो उसमें हम अपनी मौलिकता जोड़ नहीं पाएंगे, अपनी कोई चीज़ें जोड़ नहीं पाएंगे, और अगर बिना रटे लर्न करेंगे तो सारी चीज़ें अपनी हो जाएंगी। टू मेक एवोल्यूशन एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इससे क्या होता है कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको एक अभिन्न अंग के रूप में किया जाना चाहिए। फंक्शंस ऑफ द सीसी, कैसे सीसी फंक्शन करता है? इट हेल्प्स द टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, ये अच्छी तरह से प्रभावी तरीके से टीचिंग करने में हेल्प करता है। कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन हेल्प्स इन द रेगुलर असेसमेंट, अगर बार बार किसी का मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो भी उससे फायदा मिलता है। चिल्ड्रन कैन नाउ देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन कैन नो
देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जब तक उसका फीडबैक, जब तक उसका मूल्यांकन, जब तक उसका अवलोकन न किया जाए, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि बच्चे की क्या कैपेसिटी है और क्या करना चाहता है। इसलिए बच्चे क्या करता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये तभी पता चलेगा जब उसका जो है मूल्यांकन किया जाए। इट प्रोवाइड द चाइल्ड अ रियलिस्टिक सेल्फ असेसमेंट ऑफ हाउ ही शी स्टडीज। इसलिए वास्तविक दुनिया में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वो लर्न कर रहा है, सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, ये सब सारी चीज़ें किसके थ्रू हो जाती हैं, इसके थ्रू। फिर कह रहा है इट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन फॉर द फ्यूचर रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, कोर्स एंड करियर्स। इससे क्या होता है कि जब सेल्फ असेसमेंट हो जाता है तो पता चल जाता है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था, और आगे अगर डिसीजन ले तो उसमें हमें हेल्प मिल जाती है। ये फिर उसके बाद में हम लोग असेसमेंट की तमाम प्रकार के असेसमेंट के रोल हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, किस किस तरह के है, और मेथड्स ऑफ असेसमेंट, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ टूल्स क्या क्या हैं। स्टैंडर्ड कुछ ऐसे होते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसके मानक बनाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, टूल्स एंड टेक्निक क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। हर इंस्टीट्यूशन अपना कोई ना कोई मानक बनाता है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड बनाता है कि किसी बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, किस बेस पर करेंगे, कि इतने स्टूडेंट, नंबर ऑफ परसेंटेज स्टूडेंट हो तो उनको ये ग्रेड दिया जाएगा, इतना परसेंटेज होगा तो ये ग्रेड दिया जाएगा। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है। और टेस्ट एंड इन्वेंटरीज होती हैं, चेकलिस्ट होती है, ये सब सारे इसके टेक्निक्स और टूल्स हैं। डायग्नोस्टिक टीचिंग की जाती है बच्चों को पढ़ाने के बाद में, फिर ये टीचिंग के पार्ट हो जाएगा। निदानात्मक शिक्षण कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण का मतलब है कि ये रेमेडियल टीचिंग फिर हो जाती है, उपचारात्मक शिक्षण हो जाता है। उपचारात्मक इसका मतलब है कि किसी बच्चे को क्या क्या उपचार करना है। तो ये सब सारी हमारे पैडागोजी का मेन कंक्रीट पार्ट हो जाता है। अदर टाइप ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये सब सारे लर्निंग के प्रोसेस होते हैं। और देन उसके बाद हमारा पार्ट होता है टीचिंग ऑफ ग्रामर। और ग्रामर क्या होती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, टीचिंग और एड्स के बारे में। तो आज अपनी क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर द डे।